नमस्कार। आज हम रंगमंच के ऊपर चर्चा करेंगे। तो वह मंच जिस पर दर्शकों के सम्मुख नाटक का मंचन प्रस्तुत किया जाए उसे रंगमंच कहना चाहिए। किंतु आज रंगमंच शब्द का अर्थ विस्तार हो गया है। अंग्रेजी में इसके लिए स्टेज यह शब्द प्रचलित है। जैसे जैसे स्टेज के कार्य व्यापार बढ़ते गए, नए नए प्रयोग होते गए, स्टेज शब्द थिएटर का पर्याय सा बन गया। आज थिएटर, स्टेज और रंगमंच में बहुत कम अंतर रह गया है। यदा कदा एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते देखे गए जा सकते हैं आजकल ये। और आज नाटक खेलने को थिएटर करना कहना आम बात है। हमारे देश में नाटक और रंगमंच की परंपरा लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो की सभ्यताओं के अवशेषों से मिले प्रमाणों से यह तथ्य जो है बहुत पहले ही प्रमाणित हो चुका है। भारत का नाट्यशास्त्र, जिसकी रचना ईसा पूर्व दूसरी सदी से दूसरी ईसवी सदी के बीच मानी जाती है, जैसा ग्रंथ इस बात का प्रमाण है कि उसके पहले रंगमंच की एक लंबी परंपरा हमारे देश में मौजूद थी। भरत के नाट्यशास्त्र के बाद भास, कालिदास, शूद्रक, भवभूति, विशाखदत्त जैसे संस्कृत के नाटककारों की कृतियों, उनसे रंगमंच की समृद्ध परंपरा का पता चलता है। किंतु मध्यकाल में लगभग 1000 ईस्वी के बाद देश के राजनीतिक परिदृश्य के बदलने के साथ ही रंगमंच पर भी उसका व्यापक असर देखने को मिलता है। लगभग 800 वर्षों तक हमारे यहाँ बाहर से आए हुए शासकों का शासन रहा और खिलजी, तुगलक, लोधी और मुगलों की सत्ता रही। अलग अलग जाति और वंश के होने के बावजूद इस्लाम को मानने वाले इन शासकों के शासनकाल में नाटकों के लिए कोई खास जगह नहीं थी। जाहिर है, रंगमंच के क्षेत्र में इस देश में किसी उल्लेखनीय प्रगति के प्रमाण नहीं मिलते। हाँ, परवर्ती काल में भक्ति आंदोलन के लोकधर्मी स्वरूप के चलते संस्कृत की जगह लोक भाषाओं का विकास अवश्य हुआ, जिसके कारण एक नए तरह के रंगमंच ने जन्म लिया, जिसे हम लोग इसको लोक रंगमंच इस नाम से जानते हैं। यह लोक इस अर्थ में है कि यह किसी लिखित शास्त्र पर आधारित न होकर मौखिक परंपरा के माध्यम से विकसित हुआ। लोक नाट्य की इस परंपरा में नाटक भी मौखिक ही है और उसको प्रस्तुत करने की रूढ़ियां और नियम भी परंपरा से विकसित हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इन लोक नाट्य शैलियों को अलग अलग हिस्सों अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत में भाड़, स्वांग, नौटंकी, रासलीला, रामलीला आदि। पश्चिम भारत में भवई, तमाशा आदि। पूर्वी भारत में पाला, जात्रा, कीर्तनिया और अंकिया आदि। दक्षिण भारत में तेरुकुत्तु, कथकली, यक्षगान आदि। तो ये लोक नाट्य परंपराएं आज भी अपने अपने क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में जीवित हैं।
भारतीय रंगमंच का तीसरा और पारसी रंगमंच, इसका जो तृतीय दशक है, तीसरा दौर है, ये पारसी रंगमंच का है। और इसका समय जो है 1850 ईस्वी से 1950 के बीच देखा जा सकता है। यह दौर इसलिए पारसी रंगमंच कहलाया क्योंकि इसको शुरू करने वालों में उन पारसी व्यापारियों का बहुत बड़ा हाथ था जो व्यापार करने के लिए पर्शिया से हिंदुस्तान आए और मुख्यतः गुजरात में समुद्र के किनारे के तटीय प्रदेशों में बस गए। उस समय तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजों के शासन की भी नींव पड़ चुकी थी। वे लोग अपने लोगों को उनके मनोरंजन के लिए वहां से नाटक मंडलियों को आमंत्रित करते थे, जिनमें हमारे यहाँ के लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इसके विरोध में पारसी लोगों ने अपनी व्यावसायिक नाटक मंडलियां बनाई, जिनमें नाटककारों, अभिनेताओं और निर्देशकों को व्यावसायिक रूप से अनुबंधित किया और हिंदी, उर्दू भाषा में नाटकों के मंचन की शुरुआत की, जो शास्त्रीय और लोक रंगमंच दोनों से अलग थी। तो इस परंपरा के तीन बड़े नाटककार आगा हश्र कश्मीरी, नारायण प्रसाद बेताब और राधे श्याम कथावाचक थे। आगा हश्र कश्मीरी को तो इंडियन शेक्सपियर भी कहा जाता है, लेकिन इन्हीं दिनों रेडियो और फिल्मों जैसे माध्यमों ने इनके जन्म लेने से पारसी नाटक और रंगमंच पृष्ठभूमि में चला गया। देवेंद्र राज अंकुर ने इसके कारणों की समीक्षा करते हुए लिखा है, उनका कहना है कि इसका एक कारण तो यही है कि जिस तरह के हैरत अंगेज कारनामों को पारसी रंगमंच वाले अपने नाटकों में दिखा सकते थे, उनको फिल्मों में कैमरा ट्रिक के माध्यम से प्रदर्शित करना बहुत आसान हो गया था। दूसरे, फिल्मों के शुरुआती अभिनेताओं में वही अभिनेता उपलब्ध थे जो उस दौरान पारसी रंगमंच से जुड़े हुए थे, और यह स्वाभाविक था कि ज्यादा पैसे और शोहरत की तलाश में वे फिल्मों की ओर मुड़ गए। तीसरा और सबसे बड़ा कारण स्वयं दर्शकों का फिल्म जैसे नए माध्यम के प्रति रुझान, यह भी एक कारण था। उनका पूरा रुझान था और जिसकी तरफ वे तुरंत खिंचे चले गए। विशेष रूप से फिल्मों में 1930 के पास 1930 के आसपास जब आवाज आने के बाद में, तो रेडियो के कारण समकालीन रंगमंच में आए बदलाव पर हम कह सकते हैं कि अपने मूल प्रकृति में मात्र ध्वनि पर आधारित होने के कारण रेडियो ने वाचन, संभाषण और संवाद की एक ऐसी शैली को जन्म दिया जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में, व्यवहार में आने वाली शैली पर आधारित है, अर्थात एक यथार्थवादी शैली। और यहीं से भारतीय रंगमंच में भी शास्त्रीय, लोक और पारसी जैसी परंपराओं के साथ यथार्थवादी नाट्य परंपरा भी की शुरुआत होती है, और जिसके कुछ संकेत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतेंदु के नाटकों में मिलने शुरू हो गए थे। लेकिन अपने पूरे रंग में यह शैली रेडियो और फिल्मों के आगमन के बाद और काफी हद तक पश्चिमी रंगमंच के प्रभाव में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के बाद में दिखाई देती है। तो इस शैली के चलते भारतीय रंगमंच में
एक नई अभिनय शैली का भी विकास हुआ, जो सिर्फ संवादों में ही नहीं, अपने हाव भाव, मुद्रा और चाल चलन में भी पूरी तरह से दिन प्रतिदिन के व्यवहार पर निर्भर है। आधुनिक भारतीय रंगमंच में इस शैली को पश्चिमी रंगमंच का प्रभाव माना गया और इसके विरोध में स्वयं अपनी अपनी परंपरा की और अपने देश की नाट्य शैली की खोज की दिशा में लगातार प्रयास किए जाने लगे, जो आज भी जारी है। फिलहाल आज जो तस्वीर दिखाई देती है, वह प्रयोगशील रंगमंच की एक ऐसी तस्वीर है जिसमें कभी पश्चिमी, कभी लोक, कभी पारसी, कभी यथार्थवादी, कभी दूसरे माध्यमों जैसे फिल्म, चित्रकला, वीडियो के मेल से कुछ ना कुछ नया रचने की छटपटाहट दिखाई पड़ती है। यह छटपटाहट 20वीं शताब्दी के आखिरी 2 दशकों से शुरू होकर 21वीं के पहले दशक में भी पूर्णतः जारी है। फिलहाल आज नए नए प्रयोगों के चलते दर्शकों और रंगकर्मियों के बीच की दूरी बहुत घट गई है। कई नाटककारों ने ऐसे प्रयोग किए कि आज उनके नाटकों में अलग से स्टेज की जरूरत ही नहीं पड़ती। वृत्त को ऐसे प्रयोगों के लिए खास तौर पर याद किया जाता है। बांग्ला के बादल सरकार ने न्यू थिएटर, अल्टरनेटिव थिएटर या थर्ड थिएटर आदि नामों से इस तरह के अनेक सफल प्रयोग किए। उनका एवं इंद्रजनित उनका एवं इंद्रजीत का मंचन बहुत सराहा गया। इस तरह के नए प्रयोग मराठी में विजय तेंदुलकर, खामोश अदालत जारी है, कन्नड़ में आदि शंकराचार्य, सुनो जन्मेजय और गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित तुगलक, इन्होंने भी इसी तरह से नए प्रयोग किए। 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में नुक्कड़ नाटकों का एक आंदोलन के रूप में जो उभार हुआ, उसने भी स्टेज की भूमिका को हाशिए पर ला दिया। इन नाटकों में अलग से स्टेज, उसके उपकरण, वेशभूषा आदि गौड़ हो गए। सफदर हाशमी और उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत किए गए नुक्कड़ नाटकों के आंदोलन का असर आज भी देश भर में बरकरार है। समकालीन हिंदी रंगमंच में भी अनेक प्रयोग आज देखने को मिल रहे हैं। काव्य का मंचन तो बहुत पहले से होता रहा। संस्कृत में नाटक को भी काव्य ही कहा जाता था। काव्येषु नाटकम रम्यम। इसी का विकास आज कविता का रंगमंच के रूप में दिखाई देता है। गीत फरोश, सन्नाटा, पटकथा, कनुप्रिया आदि की नाट्य प्रस्तुतियां अनेकशः सराही गई हैं। कहानी का रंगमंच विगत कई दशकों से काफी लोकप्रिय हो चुका है। कथा कोलाज के नाम से प्रचलित एक कहानी का मंचन आमतौर पर 15 से 45 मिनट के बीच आसानी से किया जा सकता है। कलाकारों की जरूरत भी कम पड़ती है। आमतौर पर कहानियों का नाट्य रूपांतर भी नहीं करना पड़ता। देवेंद्र राज अंकुर ने इस क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए। निर्मल वर्मा का 3 एकांत, कृष्ण बलदेव वैद का उसका बचपन, प्रेमचंद का बड़े भाई साहब, कफन, ईदगाह, सवा सेर गेहूं, सदगति, कामता नाथ का संक्रमण, हरिशंकर परसाई का इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर आदि के सफल मंचन हो चुके हैं। इसी तरह कुरु कुरु स्वाहा, अनाम दास का पोथा, गोदान, राग दरबारी, निर्मला जैसे बृहदाकार औपन्यासिक कृतियों के भी सफल मंचन हो चुके हैं। इसी से जुड़ा है आत्मकथा और जीवनी प्रकृतियों पर बने नाटकों की प्रस्तुतियों का सिलसिला। M.F. हुसैन के जीवन पर आधारित नादिरा बब्बर का नाटक
पेंसिल से ब्रश तक। बाबू हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित प्रसन्ना लिखित नाटक अन्य राहें, रीता गांगुली द्वारा लिखित निर्देशित नाटक बेगम अख्तर आदि उल्लेखनीय है। नए भारतीय रंगमंच की खोज करने वालों ने इसमें बांग्ला के शंभु मित्र, उत्पल दत्त, तरुण राय, अमर गांगुली, सत्यव्रत सिन्हा आदि महत्वपूर्ण हैं। 1958 से 58-59 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना से भारतीय रंगमंच को नया बल मिला। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक रहे इब्राहिम अलकाजी के शब्दों में भारतीय रंगमंच के विकास में छठा दशक अनेक कारणों से बहुत ही समृद्ध और महत्वपूर्ण कालों में से एक माना जाएगा। सबसे स्पष्ट और सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि इन वर्षों में रंग कला की आनुषंगिक शाखाओं नाट्य लेखन, अभिनय, निर्देशन, मंच परिकल्पना एवं प्रकाश व्यवस्था ने विशिष्ट प्रतिभाओं के जरिए प्रौढ़ता प्राप्त कर ली। तो आज सिनेमा और टेलीविजन के बढ़ते साम्राज्य और रंगमंच की सिकुड़ती दुनिया को देखते हुए रंगमंच के भविष्य को लेकर आमतौर पर चिंता व्यक्त की जाती है और यह चिंता स्वाभाविक है। रंगमंच के प्रभावशाली कलाकार अवसर मिलते ही सिनेमा और दूरदर्शन की ग्लैमरस दुनिया की राह ले लेते हैं। अमरीश पुरी, राज बब्बर, अमोल पालेकर, ओम पुरी, कुलभूषण खरबंदा, रघुवीर यादव, आलोक नाथ, पंकज कपूर, नीना गुप्ता, मनोज बाजपेयी जैसे कलाकार यदि रंगमंच की दुनिया में बने रहते तो उसकी तस्वीर कैसी होती, इसका सहज अनुमान किया जा सकता है। फिर भी यह एक सच्चाई है कि सिनेमा और दूरदर्शन रंगमंच का विकल्प नहीं है। धन्यवाद।